हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन स्वागत करता हूं आपका PYQ सीरीज़ पार्ट 5 के लेक्चर 5 में। मैंने परमार सर के PYQ सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है। सर के 2 घंटे के लेक्चर को मैंने 15 से 20 मिनट में कवर करवाया है और एक भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ नहीं है। तो जाओ पहले लेक्चर से इस वीडियो को देखना चालू कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि क्विक रिविज़न के लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही कवर कर लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्या था, हम लोगों ने उसको कहाँ से बोरो किया, अभी किस पार्ट में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में हम लोग के पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू इक्वालिटी को रूल ऑफ लॉ भी कहा था A.V. डाइसी ने। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको कि हम लोग नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं और इसको हम लोगों ने UK से लिया था। एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने USA से लिया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें 3 अलग अलग हाइट के 3 बंदे हैं। वहीं बड़े वाले आदमी को बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं, वहीं जो छोटा बंदा है उसको 2 बॉक्स चाहिए मैच देखने के लिए। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ की वजह से वो तीनों को इक्वल बॉक्स दिया गया जिससे किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बोला गया है कि इसमें कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों का नुकसान। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बात होती है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसे दूसरे वाले फ़ोटो में जो लंबा बंदा है उसको बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो उसको बॉक्स नहीं मिला, छोटे वाले बंदे को 2 बॉक्स की ज़रूरत है तो उसको 2 बॉक्स मिला। आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 14। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 बोलता है रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स के ग्राउंड पे कभी भी स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यही 15 का सब क्लॉज 2 भी सेम बात बोलता है, किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे। पहला सब क्लॉज बात कर रहा था कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वहीं लेकिन सब क्लॉज 2 बात करता है कोई इंडिविजुअल पर्सन भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप मॉल गए, वहीं आप अपनी मेड को देख लिए कि वो भी वहीं से शॉपिंग कर रही है और आपका ईगो हर्ट हो गया, तो आप उसको रोक नहीं सकते शॉपिंग करने के लिए। अब जैसे कि बात करते हैं शॉप हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया या बाथिंग घाट हो गया, ये सब जगह स्टेट तो मना करने आएगा नहीं, यहाँ पे तो कोई इंडिविजुअल ही उनको रोकेगा, तो ये आप नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 के तहत, वरना आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में क्या है। इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए, और वहीं आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 की बात करें तो वो ST/SC को स्पेशल प्रोविज़न देता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जिसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वालिटी मिलेगी, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसेंट, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के। वहीं बात करें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 की, इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग रिजर्वेशन ला सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और ये फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 17 बात करता है कि छुआछूत को ख़त्म करने की, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और वहीं आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे आप महाराजा, दीवान ये सब टाइटल नहीं रख सकते। इसमें एक्सेप्शन है कि अगर आपने कुछ अचीव किया है जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में, मिलिट्री के फील्ड में या एक्सीलेंसी के फील्ड में, तो आप उसको रख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, और भी जितने सारे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के पास क्या प्रोविज़न है कि लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। हमारे पास 2 आर्टिकल्स है जब भी हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हम लोग के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, और सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड है कि उसको हम लोग की परेशानी सुननी पड़ेगी। वहीं बात करें आर्टिकल 226 की, तो इसमें हम लोग अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन होता है, लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो इसके लिए मना भी कर सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। हालांकि जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ज़्यादा वाइड है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपना लीगल राइट्स के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन वही हाई कोर्ट को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे लीगल राइट्स में भी कोई दिक्कत हुई तो। अभी हम लोग आर्टिकल 32 को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी बोलते हैं और इसको हम लोगों ने यूके से लिया है। आर्टिकल 32 में 5 तरह का रीट्स है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो इसमें पहला रीट्स है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। मान लीजिए पुलिस वाले ने आपके फ्रेंड को इलीगली पकड़ के रखा है तो आप हेबियस कॉर्पस का यूज़ करके अपने फ्रेंड को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवा सकते हैं। दूसरा रीट्स है मैंडेमस। इसका मतलब होता है वी कमांड। मान लीजिए आप अपना आवासीय बनवाने के लिए ब्लॉक गए हैं, लेकिन वहाँ में जो हेड अथॉरिटी है वो आपकी बात को सुन नहीं रहा है और वो कुछ घूस मांगने की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पे मैंडेमस का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है डू योर ड्यूटी। थर्ड बात करते हैं हम लोग रिट्स की, वो है प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। अगर हायर कोर्ट को लगा कि उसका लोअर कोर्ट इस पर सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा तो वो इस रिट्स का यूज़ कर सकते हैं, और प्रोहिबिशन को हम लोग स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं। नेक्स्ट रिट्स की बात करते हैं, वो है सर्टियोररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि लोअर कोर्ट ने किसी इलीगली तरीके से आपके केस को आपके अगेंस्ट कर दिया है, तो आप इसका यूज़ करके हायर कोर्ट से अपील कर सकते हैं इस पर जांच करने के लिए। लास्ट रिट है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। मान लीजिए आप अपने स्कूल गए और वहाँ पे देखें कि आज प्रिंसिपल नहीं आया बल्कि उनका भाई प्रिंसिपल बन के आया, तो वहाँ पे आप इस रिट्स का यूज़ करके बोल सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हैं। आई होप आपको सारे रिट्स समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम, और इसके बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं को हम लोग याद रखेंगे सामरो से। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिफेम करना स्टार्ट कर दें। सब क्लॉज बी बात करता है असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए और आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो। सब क्लॉज सी बात करता है फॉर्म एसोसिएशन यूनियन और कॉरपोरेटिव सोसाइटी, मतलब आप इसमें एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खालिस्तान एसोसिएशन बनाना चालू कर दें, इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सब क्लॉज डी बात करता है कि आप कहीं भी टेरिटरी में मूव करने के लिए फ्री हैं, कहीं भी आप लोग घूम सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जो ऐसी जगह है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है जाना, आप वहाँ जाने की ज़िद करने लगे। वहीं सब क्लॉज ई बात करता है कि आप कहीं भी रह सकते हैं इंडिया में। इसमें भी एक्सेप्शन है कि आप, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ आदिवासी रहते हैं अंडमान निकोबार वहाँ चले जाएं, तो कुछ जगह रिस्ट्रिक्टेड है। वहीं बात करें सब क्लॉज एफ की, जो बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अभी वो रिमूव कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और एक बात याद रखिए, इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई, और अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है जो कि पार्ट 12 में है और आर्टिकल 300A में है। अब बात करेंगे सब क्लॉज जी की, जो बोलता है कि आप कोई भी ट्रेड करने के लिए फ्री हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स का धंधा चालू कर दें या फिर चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग का धंधा चालू कर दें, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब हम लोग ट्रिक याद करते हैं सामरो। एस से स्पीच, ए से असेंबल, ए से एसोसिएशन, एम से मूव, आर से रिसाइड और ओ से ऑक्यूपेशन। इस ट्रिक के साथ आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम हम लोग को पूरा याद हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, तो इसका आंसर होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे ट्रिक से, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। शेड्यूल 1 बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ और उसका कितना टेरिटोरियल जुडिक्शन है, इसको हम लोग टी से याद रखेंगे टेरिटरीज़। शेड्यूल 2 बात करता है इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, और इसको हम लोग याद रखेंगे इमोल्यूमेंट्स से। शेड्यूल 3 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन, और इसमें जो वर्ड रहने वाला है ट्रिक के लिए वो है ए अफर्मेशन। आर्टिकल 4 बात करता है एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और इसमें जो ट्रिक वाला वर्ड रहने वाला है वो है आर फॉर राज्यसभा। शेड्यूल 5 बात करता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, इसमें जो कीवर्ड रहने वाला है वो है एस फॉर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। इसमें मतलब हम लोग उस एरिया की बात करेंगे जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा पाए जाते हैं।
शेड्यूल 6 में हम लोग बात करते हैं उन स्टेट्स के बारे में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। याद रखेंगे इसमें मणिपुर नहीं होगा। शेड्यूल 7 बात करता है कि हमारे यहाँ 3 तरह की लिस्ट पाई जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शेड्यूल 8 की, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख कर ही इस वीडियो में आएँ। शेड्यूल 9 बात करता है लैंड रिफॉर्म्स की और जमींदारी सिस्टम की, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल 10 की, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसको हम लोग दल बदल कानून भी बोलते हैं और इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। शेड्यूल 11 बात करता है पंचायत के बारे में, जिसको कि हम लोग ऐड किए थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसके अंडर 29 फंक्शनल मैटर्स आता है। और शेड्यूल 12 बात करता है म्यूनसिपैलिटीज़ की, जिसको हम लोगों ने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसके अंडर 18 फंक्शनल मैटर्स आते हैं। एक बार पूरे शेड्यूल्स को ट्रिक से रिकॉल कर लेते हैं। इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। T से टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ स्टेट एंड यूटीज़, E से इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज, A से अफर्मेशन, R से है राज्यसभा, S से है शेड्यूल ट्राइब, O से है अदर शेड्यूल ट्राइब, F से है फेडरल प्रोविज़न, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, L से है लैंड रिफॉर्म्स, D से है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और P से है पंचायत, और M से है म्यूनसिपैलिटीज़। आई होप आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फॉल्ट लाइन मूव करता है तो उससे क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक। देखिए हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और हम लोग ऑलरेडी मूवमेंट्स ऑफ प्लेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ से एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग अर्थक्वेक के वेव को रिकॉर्ड करते हैं। अर्थक्वेक वेव्स, जिसको कि हम लोग सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, ये 2 तरह का होता है। एक होता है बॉडी वेव्स, एक होता है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स को हम लोग एल वेव्स या लव वेव्स भी बोलते हैं। बात करते हैं बॉडी वेव्स की, जो 2 तरह का होता है। एक होता है पी वेव्स और एक होता है एस वेव्स। पी वेव्स आपका फास्ट ट्रैवल करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये साउंड वेव की तरह होता है। ये तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सबसे तेज़ सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। वहीं बात करें एस वेव्स की, तो ये ट्रांसफर्स होता है और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करता है। रात 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा अप्रिशिएशन तो बनता ही है भाई। देखो यार, इसमें हम लोग उस सब क्वेश्चन को छोड़ देंगे जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में। इंडोजेनिक फोर्स क्या होता है ना, वो इंटरनल फोर्स होता है जो कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट से ओरिजिनेट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे जियोलॉजिकल फिनोमेनन में, जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गया। इसमें किसी चीज़ का क्रिएशन होता है, इसलिए हम लोग इसको डाइट्रोफिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अर्थ सरफेस में जियोलॉजिकल फिनोमेनन होता है। इसको हम लोग इनंडेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्ट्रॉय होता है। इस प्रोसेस में जो हिस्सा लेने वाले हैं वो है वाटर हो गया, विंड हो गया, और जो इसका मेन सोर्स है जहाँ से ये डिराइव हुआ है वो है सन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है मेंटल में, इसी को हम लोग आर्थर होम्स के कन्वेक्शन करंट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? तो इसका आंसर होगा 16 महाजनपद मेंशन्ड है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इसकी चर्चा भगवती सूत्र में, जो कि जैन टेक्स्ट है। और याद रखेंगे जब महाजनपद चल रहा था उस टाइम जो पॉटरी थी वो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी थी। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद और उनके कैपिटल्स को देखेंगे और वो अभी कहाँ लोकेटेड है। पहला महाजनपद है अंगा, जिसका कैपिटल है चंपा और अभी ये मुंगेर और भागलपुर में है। दूसरा है मगध, जिसका कैपिटल राजगिरी और अभी ये गया पटना में है। तीसरा काशी, इसका कैपिटल काशी और ये अभी बनारस में है। चौथा है वत्स, जिसका कैपिटल है कौसम्बी और ये अभी इलाहाबाद में है। पांचवा है कौशला, जिसका कैपिटल श्रावस्ती है और अभी ये ईस्टर्न यूपी में है। छठा बात करते हैं सूरसेन, जिसका कैपिटल मथुरा और प्रेजेंट डे भी ये मथुरा में ही है। सातवां है पंचाल, जिसका कैपिटल अहिच्छत्र और काम्पल्य और प्रेजेंट डे ये वेस्टर्न यूपी में है। आठवां की बात करते हैं कुरु, जिसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, ये अभी मेरठ में है और थोड़ा साउथ ईस्टर्न हरियाणा में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मत्स्य की, जिसकी कैपिटल है विराटनगर और जो अभी जयपुर में है।
10वां है छेदी, जिसका कैपिटल सोथीवती या बांदा है और ये अभी बुंदेलखंड में है। 11वां की बात करते हैं अवंती, जिसका कैपिटल है उज्जैन और महिष्मती और ये अभी प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश और मालवा में है। नेक्स्ट है गांधार, जिसका कैपिटल तक्षशिला और ये अभी रावलपिंडी में है। 13वां है कम्बोज, जिसका कैपिटल पूंछा है और ये अभी कश्मीर में है। 14th है असमक, जिसका कैपिटल प्रतिस्थान या पैथान है और ये अभी गोदावरी के बैंक में सिचुएटेड है। 15वां है वज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली और ये प्रेजेंट डे वैशाली में ही है। और 16 है मल्ला, जिसका कैपिटल कुशीनारा है और ये अभी प्रेजेंट डे यूपी में है। आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनके बर्थ को हम लोग लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका डेथ हुआ था, जिसको कि हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वो 483 BC में हुआ था कुशीनगर में। और डेथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। गौतम बुद्ध के पापा का नाम सुदोधन था और मदर का नाम महामाया था और उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। इन्होंने 29 साल में अपना घर छोड़ दिया था, जिसको कि हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इस चीज़ को हम लोग सिंबलाइज करते हैं हॉर्स से। और याद रखेंगे इनके घोड़े का नाम कंठक था। इनको इनलाइटमेंट, जिसको कि हम लोग निर्वाण बोलते हैं, वो बोधि ट्री के नीचे निरंजना रिवर, जिसको कि हम लोग फाल्गु रिवर बोलते हैं उड़ुवेल्ला में, वहीं इनको इनलाइटमेंट मिल गया था। और इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं बोधि ट्री से। नेक्स्ट बात करते हैं उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था, वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पे इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन की बात की थी, जिसका मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। आज हम लोग कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है इब्न बटूता, जो मोरक्को से आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 AD तक था, उस समय आया था। इसने एक बुक भी लिखा था रिहला, जिसमें इसने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे मार्को पोलो की, जो कि एक इटालियन मर्चेंट था। वो मदवेर मन के टाइम आया था। अभी हम लोग कुछ और फॉरेन ट्रैवलर्स को देखेंगे जो विजयनगर एम्पायर के समय आए थे। पहले बात करें निकोलो दी कॉन्टी, जो देवराय 1 के टाइम आए थे। फिर है अब्दुल रजाक, जो देवराय 2 के टाइम आया था। फिर आते हैं डुअर्ते बरबोसा और डोमिंगो पेस, जो दोनों आए थे कृष्णदेव राय के समय। और लास्ट फरनाओ नूनिस, जो अच्युत देव राय के समय आया था। विजयनगर के आने वाले टाइम में सभी फॉरेन ट्रैवलर्स को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इससे SSC क्वेश्चन बहुत पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे हरिहर और बुक्का, वो पहले किसके मिनिस्टर थे? तो इसका आंसर होगा कंपिली। अभी हम लोग जो विजयनगर में 4 डायनेस्टी आई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है संगम डायनेस्टी, जो 1336 से 1485 AD तक था। फिर दूसरा बात करते हैं तो सुलुभ डायनेस्टी, जो 1485 से 1505 AD तक रहा। तीसरा डायनेस्टी है टुलुप डायनेस्टी, जो 1505 से 1567 AD तक रहा। और सबसे लास्ट है अड़ाईवीडू डायनेस्टी, जो 1567 से 1664 AD तक रहा। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने इस्टेब्लिश किया था विजयनगर एम्पायर को तुंगभद्रा रिवर के किनारे 1336 में, और इसका कैपिटल हम्पी था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ तालीकोटा, या फिर इसको हम लोग राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई भी बोलते हैं। ये लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 में। इसमें एक तरफ कंबाइंड फोर्स था बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा का, और दूसरी तरफ विजयनगर था। विजयनगर को लीड कर रहे थे सदाशिवराव, जो कि सिर्फ नाम के थे। मेन लीडर इसमें आलिया रामा राय थे, लेकिन कंबाइंड फोर्सेस ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। और अगर लास्ट रूलर पूछेगा विजयनगर एम्पायर का, तो वो थे श्रीरंगा थ्री। अगर श्रीरंगा थ्री ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लोग सदाशिव राय को चूज करेंगे। अगर पूछा जाए बैटल ऑफ तालीकोटा के समय कौन सा डायनेस्टी था, तो उस टाइम टुलुप डायनेस्टी था। इसके प्रोमिनेंट रूलर है कृष्णदेव राय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वॉइस थोड़ी लो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए विद इन ए कंट्री अगर टोटल आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का, और जिसमें डिप्रिशिएशन भी इंक्लूडेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर होगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, जिससे कि हम लोग अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं GNP क्या होता है। GNP बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनी होगी जो कुछ रिवेन्यू जनरेट कर रही होगी, और कुछ फॉरेन में इंडियन कंपनी होगी जो रिवेन्यू जनरेट कर रही होगी। जब हम GDP में जो इंडिया में जो फॉरेन कंपनी जनरेट कर रही है रिवेन्यू, उसको हम माइनस कर दें, और जो बाहर से मतलब विदेश में जो कंपनी है इंडिया की, वो अगर यहाँ पे अपना पैसा भेज रही है, उसको हम जोड़ देंगे, तो हम लोग को GNP मिल जाएगा। इन शॉर्ट GNP मतलब होता है GDP में अगर हम फैक्टर इनकम टू एब्रोड को घटा दें और फैक्टर इनकम ऑफ जो फ्रॉम एब्रोड आने वाला है उसको जोड़ दें,
तो वो जीएनपी कहलाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से अगर हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दें तो हम लोग को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। और जब हम नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड को जीडीपी में जोड़ दें तो हम लोग को जीएनपी मिल जाएगा, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पढ़ने वाले हम लोग डिप्रिशिएशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसको आपने 18 लाख में ख़रीदा और बाद में आप 5 साल बाद उसको अगर बेचने जा रहे हैं तो क्या आपको 18 लाख मिलेगा? नहीं, उसका आपको उससे कम प्राइस मिलेगा। इसी को हम लोग डिप्रिशिएशन बोलते हैं। अगर हम जीडीपी में डिप्रिशिएशन को माइनस कर दें तो हम लोग को एनडीपी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वहीं बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में अगर आप डिप्रिशिएशन घटा देते हैं तो हम लोग को एनएनपी मिलता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नारियल की भूसी होती है वो किस टिश्यू से बनी होती है? इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। कल हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था जिसके 2 पार्ट थे, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक में आपका सेल डिवीज़न होता है और ये ग्रोइंग प्लांट्स में मदद करते हैं। इसमें आप एपिकल के बारे में पढ़े थे कल, इंटरकैलरी के बारे में पढ़े थे और लैटरल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसके कि 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल के भी 3 पार्ट है, एक है पैरेन्काइमा, एक है कोलेनकाइमा और एक है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में मदद करता है। पैरेन्काइमा में भी 2 पार्ट है। टिश्यू के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं और क्लोरेनकाइमा उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका फूड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेनकाइमा। इसके कॉर्नर में थोड़ा थिकनेस होता है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए अगर तेज़ आंधी आई तो ये थोड़ा बेंड हो सके जिससे कि ये टूटे ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो कि आपका टफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड सेल से बना होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। इसमें 2 आता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम में आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का और ये सिर्फ 1 वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वहीं बात करें फ्लोएम की तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। इसमें 2 वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जहाँ जहाँ ग्रीन लीव्स रहेगी वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ऊपर साइड हो या नीचे की तरफ हो। लेकिन वही जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा वाटर और मिनरल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि जो मिठाई पे चादर होती है चांदी की, वो हम लोग मेटल के किस प्रॉपर्टी से उसको बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा मेलिएबिलिटी और लस्चर। अभी हम लोग कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि होता है डक्टिलिटी। इसका मतलब होता है आप कितना भी पतला इससे तार जैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मेलिएबिलिटी की, तो इसको आप पीट के कितनी भी पतली चादर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करता है लस्चर की, मतलब वो कितना चमकीला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। इसमें क्या होता है, आप इससे किसी भी चीज़ पे मारिएगा तो उससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस क्लासिकल डांस में रासलीला सिंबलाइज करता है बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एटर्नल लव ऑफ राधा कृष्णा? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी में। आइए कुछ मणिपुरी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में जानते हैं और उसके एक्सपोनेंट्स के बारे में भी जानते हैं। मणिपुरी में संकीर्तन होता है जो कि एक रिचुअल डांस और म्यूज़िक फॉर्म है। इसी में बात करें हम लोग थंगता की, जो एक मार्शियल फॉर्म है, और ये एक इंट्रोवर्ट डांस है जिसमें कि आप आंख नहीं मिला सकते ऑडियंस से। ये एक वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है जिसमें विष्णु जी की मान्यता रखते हैं। और जो जयदेव ने गीता गोविंद लिखा था उसी में एक अष्टपदी है जिसको कि हम लोग इसमें प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं मणिपुरी के। झावेरी सिस्टर्स हो गई, बिंबावती देवी हो गई, निर्मला मेहता हो गए, राजकुमार सिंह, अजीत सिंह या गुरु बिपिन सिंह, इनको मणिपुर के किंग के द्वारा एक टाइटल दिया गया था, हंजावा टाइटल। मणिपुर डांस का 2 डिवीज़न है, एक है जागोई, एक है चोलम। चोलम दिखाता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को। इसको हम लोग पुंग चोलम भी बोलते हैं। पुंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बिल्कुल ढोलक की तरह होता है और इसको मेल परफॉर्म करते हैं अपने एक्रोबैटिक्स दिखाकर, और इसको मणिपुर के मेती ट्राइब्स परफॉर्म करते हैं। और वहीं बात करें जगोई की, तो इसको हम लोग मणिपुर की रासलीला के नाम से जानते हैं। लड़ा लड़ी एक फोक डांस है जिसमें क्या करते हैं ना, दूल्हा दुल्हन को कंधे पर उठा लिया जाता है और जो अन्य कपल होते हैं वो उनके चारों ओर डांस करते हैं। इसको भील ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डांस है जो कि भील ट्राइब परफॉर्म करते हैं, जैसे घूमर डांस हो गया, कालबेलिया डांस हो गया। किस फेस्टिवल में मनसा माँ की पूजा की जाती है बंगाल, बिहार और झारखंड में? इसका आंसर होगा बिहुला। और मनसा माँ का पूजा हम लोग नागपंचमी में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता देसाई ने अपने इंग्लिश नॉवल में किस काल्पनिक शहर को मेंशन किया है? तो इसका आंसर होगा मीरपुर। अनीशा देसाई की कुछ और फेमस बुक है जैसे कि फास्टिंग फिस्टिंग, द विलेज बाय द सी। वही बात करें अनीता देसाई की जो बेटी है किरण देसाई, उन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो होगा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है 1106 और सबसे लोवेस्ट है अरुणाचल प्रदेश जिसका आंसर होगा 17। और नेक्स्ट हाईएस्ट पूछ ले तो वेस्ट बंगाल होगा। वहीं बात करें यूटीज़ की तो यूटीज़ में आती है दिल्ली जो कि बिहार के भी 10 गुना है, मतलब 11,320। और वहीं लोवेस्ट की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 324 पीपल रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। और जब फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस हुआ था 1951 में, उस टाइम 117 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। और यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और ये आज का फाइनल क्वेश्चन है। अब हम लोग इस कुछ स्कीम और वो कब लॉन्च हुआ था वो देखने वाले हैं। पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। यहीं बात करें मिड डे मील स्कीम की 1995 में लॉन्च हुआ था और ये पहली बार तमिलनाडु में हुआ था। इसको हम लोग पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। एक बात और याद रखेंगे, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम थी ये ST SC गर्ल्स के लिए थी। नेक्स्ट बात करने वाले जो नेशनल एक्रेडिशन असेसमेंट काउंसिल थी वो 1994 में आई थी। और वही बात करें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये 1945 में थी। देखो यार बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय भारत।